हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने मनी बिल को स्टार्ट किया था और देखा था किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 110 के अंदर हमने मनी बिल को देखा कि किस तरीके से वहाँ पे उसे डिफ़ाइन किया हुआ है। एंड कुछ ऐसे मैटर्स थे जिससे रिलेटेड हम कह सकते हैं अगर वो पार्लियामेंट में रखे जाएंगे तो उससे जो भी बिल आएगा उसको मनी बिल की तरह कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी देखे थे जहाँ पे कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे आप उसको मनी बिल की तरह आप उसको पार्लियामेंट में लेके नहीं आ सकते। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि वो बिल मनी बिल है या नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जो डिसीजन होगा स्पीकर का वो फाइनल माना जाएगा। एंड मनी बिल एक बार लोकसभा से पास हो जाए फिर राज्यसभा के पास हमने देखा था किस तरीके से जाता है। फिर राज्यसभा के पास जो मनी बिल से रिलेटेड जो पावर है बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में अच्छे से देख ली थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। आज हम फाइनेंशियल बिल को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे फाइनेंशियल बिल होते हैं वो ऐसे बिल्स होते हैं जो डील करते हैं फिजिकल मैटर्स, यानी जो भी हमारा फाइनेंस है, हमारे कोई जो पैसों का मैटर्स होता है वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल बिल के अंदर इंक्लूड की जाती है। जैसे आपका रेवेन्यू हो गया कि कैसे आप जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, एक्सपेंडिचर हो गया कहाँ कहाँ पे आपको उस पैसे को खर्च करना है। उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई भी बिल पार्लियामेंट में लेके आएंगे तो उसको फाइनेंशियल बिल कहा जाएगा। However, the Constitution uses the term financial bill in a technical sense में उसको यूज़ करती है। फाइनेंशियल बिल आपको 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी बिल की, जिसे अभी हमने देखा था आर्टिकल 110 के तहत। दूसरा आता है फाइनेंशियल बिल सब टाइटल 1, जिसको आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में रखा हुआ है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल सब टाइटल 2, जिसका आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में रखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल मैटर्स से डील करती हैं एंड इनको फाइनेंशियल बिल के अंदर कैटेगराइज कर रखा है। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारी क्लासिफिकेशंस है ये इम्प्लाई करती है दैट द मनी बिल आर सिंपली अ स्पीशीज़ ऑफ फाइनेंशियल बिल। यानी फाइनेंशियल बिल एक तरह का एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एंड उसका एक पार्ट जो है बस मनी बिल है। ठीक है, तो याद रखना फाइनेंशियल बिल एक ब्रॉड टर्म है, उसका एक पार्ट को हम मनी बिल कहते हैं। तो यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सारे के सारे मनी बिल्स होते हैं आर दी फाइनेंशियल बिल, बट ऑल दी फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट दी मनी बिल्स। ठीक है, ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल विच कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर विच आर मैंशनड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऐसे वो फाइनेंशियल बिल जो बेसिकली मनी बिल को कंटेन करते हैं और वो मनी बिल के अंदर जो मैटर्स हमने अभी डिस्कस किए थे जो कि आर्टिकल 110 के तहत हमने पढ़े थे, वो सारे मैटर्स हमारे मनी बिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड वो मनी बिल किसका पार्ट है? फाइनेंशियल बिल का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दीज ऑल सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यानी स्पीकर जो है कहीं ना कहीं लोकसभा का, उनके पास ये पावर है, वो सर्टिफाइड करते हैं कि वो बिल मनी बिल है या नहीं। द फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 जो है ऑन द अदर हैंड हैव बीन डील्ड विद द आर्टिकल नंबर 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी मनी बिल को आर्टिकल नंबर 110 के तहत हम देखने को मिलेगा, उसके बारे में डिफाइन कर रखा है। और फाइनेंशियल बिल जो सब टाइटल 1 है और 2 है उसको आर्टिकल 117 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है। तो उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है इज़ अ बिल दैट कंटेन्स नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110 बट ऑल्सो द मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। यानी जो फाइनेंशियल बिल 1 है वहाँ पे आपको ऐसे मैटर्स जो हमने मनी बिल के अंदर देखे थे आर्टिकल 110 के तहत, वो सारे मैटर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो जनरल लेजिस्लेशन होता है वो मैटर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो जैसे कि आपने पास्ट में देखा होगा कि जब आधार से रिलेटेड जो बिल था उसको लोकसभा जो है मनी बिल की तरह कंसिडर कर रही थी कि इसको मनी बिल की तरह पास करवाना है, तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था कि ये भले ही आप मनी बिल की तरह इसको पास करवा रहे हो बट ये मनी बिल के अंदर आता नहीं है। किस कैटेगरी के अंदर आएगा? फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर आएगा, जहाँ पे मनी बिल के जो भी मैटर्स हैं वो तो इंक्लूडेड हैं, बट क्योंकि उसमें जनरल लेजिस्लेशन भी है तो वो चीज़ ऐसे फाइनेंशियल बिल 1 के तहत उनको पास करवानी थी, बट उन्होंने एज ए मनी बिल के थ्रू पास करवाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि फाइनेंशियल बिल 1 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर इंस्टांस अ बिल दैट कंटेन्स अ बोरिंग क्लॉज बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद द बोरिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल बिल 1 है वो कंटेन करता है कुछ ना कुछ बोरिंग क्लॉजेस, यानी कुछ ऐसे क्लॉजेस है जो बोरो से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें इस फाइनेंशियल बिल 1 में आपको देखने को मिलेगी। बट दे डज नॉट एक्सक्लूसिवली, यानी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बोरिंग के बारे में ये डील नहीं करता। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा क्लॉज आ सकता है। अगर मान लो एक ऐसा बिल है जिसमें 1-2 क्लॉजेस बोरोइंग से रिलेटेड मान लो मतलब सरकार ने डाले हैं, तो वो चीज़ आप फाइनेंशियल बिल 1 की तरह कंसिडर करवा सकते हो। बट अगर पूरा का पूरा बिल एक बोरोइंग के ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल बिल 1 है वो कैसे मनी बिल की तरह सिमिलर है, मतलब क्या क्या चीज़ें दोनों में सिमिलर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। मनी बिल के केस में भी हमने देखा था कि इसमें सिर्फ लोकसभा के पास पावर है कि वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। सिमिलरली जो फाइनेंशियल बिल 1 है उस केस में भी हम देखेंगे कि जो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही। सेकेंड सिमिलैरिटी है, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रायर रिकमेंडेशन पहले प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी और जब तक रिकमेंडेशन नहीं मिल जाती तब तक आप इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 में। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल 1 इज़ गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल टू एन ऑर्डनरी बिल, यानी एक ऑर्डनरी बिल में जो जो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको पास करवाने के लिए सेम प्रोसीजर आपको फाइनेंशियल बिल 1 को में भी देखने को मिलेगा। यानी नॉर्मली जो फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद आप देखोगे कि सेकंड हाउस के पास जाता है तो वो सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं कि इट कैन आइदर बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा, ठीक है। पर मनी बिल में तो हमने देखा था कि जो राज्यसभा है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, उस रिकमेंडेशंस को मानना हो या ना मानना हो लोकसभा के मेंबर्स के ऊपर होता है, ठीक है। बट राज्यसभा जो है मनी बिल को ना ही रिजेक्ट कर सकती है और ना ही उसको अमेंड कर सकती है। बट अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, तो फाइनेंशियल बिल 1 में आपको देखने को मिलेगा कि राज्यसभा के पास यहाँ पे एक पावर आ जाती है कि वो उस बिल को जो कि लोकसभा से आया चाहे वो उसको रिजेक्ट कर सकती है या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिडक्शन और अबॉलिशन ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन आइदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लो जहाँ पे बात की जा रही है कि एक टैक्स की जिसको आपको रिड्यूस करना है या अबॉलिश करना है, अगर वो बिल आप लेके आ रहे हो जिसमें एक टैक्स की बात की जा रही है कि हम उस टैक्स को कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है या फिर उसको अबॉलिश करने के लिए कोई बिल लाया जा रहा है, तो उसको लाने के लिए आपको प्रायर रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बिल हो, मनी बिल से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल बिल 1 से रिलेटेड हो, तो वो हमने देखा था कि दोनों ही बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की। बट ऐसा कोई बिल जो एक टैक्स से रिलेटेड है, वहाँ पे टैक्स को कम या ज़्यादा करने की बात की जा रही है, तो उस बिल को लाने के लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग एंड अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और अबॉलिशन ऑफ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, यानी कि अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में जैसे कि पावर है कि लोकसभा इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है फाइनेंशियल बिल 1 को, तो मान लेते हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, उसने पास कर दिया, बट जब सेकंड हाउस के पास गया तो सेकंड हाउस में क्या कह सकते हैं, एक डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों हाउसेस के बीच में कि बिल पास नहीं हो पा रहा। तो उस केस में हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग को दोनों हाउसेस की, ताकि वो डेडलॉक को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। एंड व्हेन द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही कैन आइदर, और ऑब्वियसली अब डेडलॉक को बेसिकली सॉल्व करना है तो आपने जॉइंट सिटिंग करवाई, जॉइंट सिटिंग को समन करवाया प्रेसिडेंट ने, एंड जॉइंट सिटिंग को चेयर कौन करेंगे, हमारे स्पीकर करेंगे। और मान लेते हैं जॉइंट सिटिंग के थ्रू जो इस बिल को पास कर दिया गया, तो उस बिल को पास करने के बाद वो बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, पहला कि वो उस बिल को एसेंट दे सकते हैं, एसेंट देंगे तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, विदहोल्ड कर सकते हैं, विदहोल्ड करके रखेंगे तो जो बिल है वहीं पे पूरी तरह से एंड हो जाएगा, और रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते, बट फाइनेंशियल बिल के केस में बिल को रिटर्न किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास 3 पावर है, एसेंट देना, विदहोल्ड करना या फिर रिटर्न कर देना फॉर द रिकन्सिडरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी फाइनेंशियल बिल 1 में। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो उसमें वो सारे के सारे प्रोविजंस आते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। एक्सपेंडिचर वो भी कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मान लो कोई भी खर्चा करना है, उस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में लेके आना है तो उसको फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि फाइनेंशियल बिल 2 में ऐसे कोई भी मैटर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं मनी बिल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं अंडर द आर्टिकल 110, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये कि जो मनी बिल है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 110 के तहत आता है, और इसके अंदर जो भी हमने 7 मैटर्स देखे थे उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई भी बिल आ रहा है तो उसको मनी बिल माना जाएगा। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो बात करता है कि ऐसा कोई भी मैटर जो मनी बिल से रिलेटेड हो प्लस उसमें कुछ जनरल लेजिस्लेशन की चीज़ ऐड की हो, मतलब मनी बिल तो है बट सिर्फ और सिर्फ मनी बिल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैटर है जो पूरी के पूरे मनी बिल की तरह है तो उसे मनी बिल की तरह उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। बट अगर मान लेते हैं वो कोई मैटर्स जो मनी बिल के अंदर इंक्लूडेड है प्लस उसमें कुछ जनरल लेजिस्लेशन को ऐड कर दिया गया है और अब जब जाके आप उसको प्रेजेंट करोगे तो वो फाइनेंशियल बिल 1 की तरह उसको माना जाएगा।
एंड फाइनेंशियल बिल 2 क्या है, ऐसे मैटर्स जो ना ही मनी बिल के अंदर इंक्लूडेड होते हों और ना ही फाइनेंशियल बिल 1 का वो कुछ पार्ट हो, वो सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर जो कि किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसे फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फाइनेंशियल बिल 2 है उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, एक ऑर्डिनरी बिल की तरह। ठीक है, तो जैसे ऑर्डिनरी बिल को आप लेके आते हो, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास करवाते हो, तो वही सेम प्रोसीजर आपको फाइनेंशियल बिल 2 में भी यूज़ करना है। And it is governed by the same legislative procedure which is applicable to the ordinary bill. The only special feature इस बिल का आपको देखने को ये मिलेगा, it cannot be passed by either house of a parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. यानी कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि एक ऐसा फीचर आपको यहाँ पे स्पेशल देखने को मिलेगा जो ना ही आपने ऑर्डिनरी बिल में देखा होगा, ना ही आपको फाइनेंशियल बिल में देखने को मिला और ना ही मनी बिल में आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पेशल फीचर्स की जो बात की जा रही है वो क्या है कि सबसे पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट कैन नॉट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट। ना ही ऐसे जो फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं उनको आप ना ही लोकसभा से और ना ही राज्यसभा से तब तक पास नहीं कर सकते जब तक अनलेस द प्रेजिडेंट हैज़ रिकमेंड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ अ बिल। यानी कि जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इंट्रोड्यूस करते टाइम जो है आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, बट जब बाद में जब बिल को कंसिडरेशन स्टेज में भेजा जाएगा तब कहीं ना कहीं आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल 2 है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो ऑर्डिनरी बिल में जिस तरीके से देखने को मिला था कि उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा भी ला सकती है उसको और राज्यसभा भी ला सकती है, बट मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 में हमने देख लिया था दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि सिर्फ लोकसभा इसको ला सकती है। पर जो हमारा फाइनेंशियल बिल 2 है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसको लोकसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। यानी जब आप बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने हाउस में, चाहे लोकसभा अपने हाउस में इंट्रोड्यूस कर रही हो चाहे राज्यसभा अपने हाउस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो इंट्रोडक्शन के समय प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज बट इट इज़ रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज। यानी जो कंसिडरेशन स्टेज होती है वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। इट कैन आइदर बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो लोकसभा भी उसको उस पर्टिकुलर बिल को कुछ लेके जब आ रही है तो राज्यसभा चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। बिकॉज लोकसभा ने मान लेते हैं फाइनेंशियल बिल 2 को इंट्रोड्यूस किया और अपने हाउस से पास करवा के सेकेंड हाउस भेज दिया, तो वहाँ पर राज्यसभा के पास पावर है कि उस बिल को जो कि लोकसभा ने भेजा उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दे या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट करवा दे। सिमिलरली अगर मान लेते राज्यसभा ने उसको इंट्रोड्यूस किया और राज्यसभा ने उसको अपने हाउस से पास करवा दिया, अब लोकसभा के पास वो बिल आया है तो लोकसभा चाहे तो इसको अमेंड कर सकते हैं या फिर उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों हाउसेस के पास से पावर देखने को मिली है। अब आपको यहाँ पे एक तरह से कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इंट्रोडक्शन स्टेज क्या है, कंसिडरेशन स्टेज क्या है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने जब ऑर्डिनरी बिल को डिस्कस कर रहे थे, आई होप आपको याद होगा, तो उसमें हमने काफ़ी सारी स्टेजेस पढ़ी थी। तो जो आपने देखा था तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, एक ऑर्डिनरी बिल केस में आपको कोई भी हाउस चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो तो फर्स्ट रीडिंग में जो है आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हाउस के सामने, और आपको कहीं ना कहीं जो भी हाउस का अगर मान लो राज्यसभा है तो चेयरमैन से आप उससे कहीं ना कहीं परमिशन लोगे, और लोकसभा में तो स्पीकर से कहीं ना कहीं परमिशन लोगे उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ जो होगा गैजेट में वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट रीडिंग में देखी थी। सेकंड रीडिंग में हमने देखा था कि जो बिल है उसको कहीं ना कहीं नॉट ओनली जनरल बट आल्सो डिटेल स्क्रूटनी की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको फाइनल शेप देने के लिए। और यहाँ पे हमने फर्दर 3 स्टेजेस देखा था। पहला था स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन कि जो भी बिल होगा जिस भी हाउस में प्रेजेंट किया गया है वहाँ पे जो जितने मेंबर्स हैं उनके पास प्रिंटेड कॉपीज़ बांटी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ थी, जनरल डिस्कशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जनरल डिस्कशन में मतलब ये नहीं कि एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाएगा, नहीं, सिर्फ नॉर्मल वे में जनरल डिस्कशन होगा। यहाँ पे कोई भी डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ऑप्शन है होता है यहाँ पे कि आप बिल को पूरी तरीके से कंसिडर कर लो इमीडिएटली, या फिर कोई डेट फिक्स कर दो, या फिर सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दो, या फिर जॉइंट कमेटी के पास भेज दो, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए रख दो। सेलेक्ट कमेटी जॉइंट कमेटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमने देख लिया था कि सेलेक्ट कमेटी में जो होते हैं मेंबर्स होते हैं हाउस के, जिस हाउस ने इस बिल को ओरिजिनेट किया उसी के मेंबर्स जो सेलेक्ट कमेटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड जॉइंट कमेटी में जो है दोनों हाउसेस के मेंबर को रखा जाता है। फिर सेकंड स्टेज हमने सेकंड रीडिंग में ही हमने देखा था कि जो सेकंड स्टेज है वो होती है कमेटी स्टेज होती है, जहाँ पे कमेटी के मेंबर्स जो है डिटेल में जो है एक चीज़ क्लॉज बाय क्लॉज करके उसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे उस चीज़ को पास करवाना है। ठीक है, यानी अगर क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को पढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ गलती है तो वो कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अमेंडमेंट करना होगा आपको इसी स्टेज में जो है बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें आप इसको अमेंड कर सकते हैं। एंड सेकंड रीडिंग में जो लास्ट स्टेज आती है वो होती है कंसिडरेशन स्टेज, और इसी स्टेज की बात की जा रही है कि फाइनेंशियल बिल 2 में कि ये जो कंसिडरेशन स्टेज जब भी जो भी हाउस मान लो बिल को लेके आ रहा है, जब वो अपने कंसिडरेशन स्टेज में पहुंचेगा तो ये स्टेज स्टार्ट करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आप इस कंसिडरेशन स्टेज को स्टार्ट नहीं
कर सकते। अब इस स्टेज में ऐसा किया है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हाउस होता है आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम सेलेक्ट कमेटी, यानी कमेटी के पास, चाहे वो जॉइंट कमेटी से आया हो बिल या फिर सेलेक्ट कमेटी से आया हो, जब वो बिल हाउस के सामने जाता है तो इट कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। तो यहाँ पे हाउस के जो मेंबर है, पहले तो देखो आपको याद होगा कि पहले कमेटी के मेंबर्स क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को पढ़ेंगे और जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद जब वो हाउस में भेजेंगे तो हाउस के मेंबर कहीं ना कहीं उसको क्लॉज बाय क्लॉज उसको डिस्कस करेंगे एंड ईच क्लॉज इज डिस्कस एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, यानी हर एक क्लॉज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और सेपरेटली उनको वोट भी किया जाएगा, ठीक है। और जो क्लॉज उन्हें सही लगेगा उसको वोट करके पास कर देंगे, जो क्लॉज में थोड़ा चेंज करना होगा तो वो चाहे तो वहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। तो ये कंसिडरेशन स्टेज आप देख सकते हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बिल बन के आया था, हम मेंबर्स यहाँ पे उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पास करवाने के लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टेज को स्टार्ट करने से पहले इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल टू प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड मेंबर कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिल, यानी कंसिडरेशन स्टेज में एक तो हमने देखा कि डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज सारे के सारे मेंबर डिस्कशन करेंगे एंड डिस्कशन करने के बाद उस पर वोटिंग भी की जाएगी। अगर मेंबर्स चाहते हैं कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं तो अमेंडमेंट्स अगर जो भी लाना चाहते हैं अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो उस बिल का पार्ट मान लिया जाएगा। तो ये हमारी कंसिडरेशन स्टेज किसके अंदर, सेकेंड रीडिंग के अंदर। जो थर्ड रीडिंग है उसके अंदर क्या होता है, जो लास्ट स्टेज मानी जाती है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं या फिर कह सकते हो कोई भी डिस्कशंस नहीं होता, कोई भी वोटिंग नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो बिल है उसे फाइनली पूरी तरह से जो भी उसमें चेंजेस करने थे वो आपने चेंजेस कर दिए हैं, जैसे भी आपको वोट करना था आपने सब कर दिया। बट इस स्टेज में आके सिर्फ मेंबर से पूछा जाता है कि आप अब जो बिल हमारे पास फाइनली प्रेजेंट है हमारे सामने सब कुछ चेंज करने के बाद क्या इस बिल को आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, सिर्फ यही चीज़ें जो है थर्ड रीडिंग में देखने को मिलती है। और जैसे ही थर्ड रीडिंग एक हाउस की कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो बिल कब जाता है, सेकंड हाउस के पास जाता है एंड सेकंड हाउस में सेम वही प्रोसीजर जो है फिर से रिपीट किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डिनरी बिल के केस में देखी और यही सेम प्रोसीजर जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बिल 2 जो है उसमें भी देखने को मिलता है। एंड फाइनेंशियल बिल 2 में जो स्पेशल फीचर्स है वो हमने समझ लिया है किस तरीके से इंट्रोडक्शन के टाइम पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। जब बिल कंसिडरेशन स्टेज में जाएगा, कह सकते हैं कि जहाँ मेंबर्स उस पर डिस्कशन करेंगे, वोट करेंगे, कुछ अमेंड करना होगा वो करेंगे, तो उस केस में उस स्टेज को स्टार्ट करने से पहले जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल 2 है, ठीक है, अगर उस केस में अगर मान लेते हैं इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस के बीच में, तो क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट है सम्मन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को दोनों हाउसेस के बीच में, क्योंकि डेडलॉक को रिजॉल्व करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं जॉइंट सिटिंग के थ्रू उस बिल को पास कर दिया गया है तो बिल को फिर प्रेजेंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे यहाँ पे कि या तो बिल को एसेंट दे दें, बिल को एसेंट मिल जाएगा यानी वो एक्ट बन जाएगा, बिल को विदहोल्ड करके रख दे, अगर विदहोल्ड करेंगे तो बिल वहीं पे एंड हो जाएगा, या फिर उस बिल को जो है रिटर्न कर दे कंसिडरेशन करने के लिए हाउस के सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर। अब हम देखेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस की। तो जॉइंट सिटिंग जो होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी होती है, यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई डेडलॉक क्रिएट हो गया दोनों हाउसेस के बीच में तभी जॉइंट सिटिंग को यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ करने कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रख के ये चीज़ डाला गया था कि अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस के बिल बीच में अगर कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, डेडलॉक क्रिएट हो गया है, तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन होना ज़रूरी है। डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस अंडर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग थ्री सिचुएशन आफ्टर बिल हैज़ बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। यानी कि अगर मान लेते हैं एक बिल है जो एक हाउस से तो पास हो गया है, बट जब दूसरे हाउस में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस हाउस में ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हो गया है। तो कौन सी वो 3 कंडीशन है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, एंड जब भी डेडलॉक क्रिएट होगा तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग वहाँ पे बिठानी ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि इफ़ द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, कि मान लेते हैं हम लोकसभा में वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से अच्छे से वो पास हो गया, फिर वो राज्यसभा के लिए ट्रांसमिट कर दिया उस बिल को, बट राज्यसभा ने वहाँ पे क्या हो गया पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। एक ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है, यस कर सकती है। मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती। फाइनेंशियल बिल 1 को रिजेक्ट कर सकती है, येस फाइनेंशियल बिल 1 को भी जो है रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है। फाइनेंशियल बिल 2 को भी रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है। सिर्फ मनी बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यानी कि इस केस में अगर मान लेते हैं जो दूसरा हाउस है सेम सेकंड हाउस की आप बात कर सकते हो, वाइस वर्सा है कि लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है सेकंड हाउस में जा रहा है, या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है सेकंड हाउस में जा रहा है, तो अगर जो सेकंड हाउस है वो कहीं ना कहीं इस बिल को रिजेक्ट कर देता है तो डेडलॉक क्रिएट होगा, उस केस में जॉइंट सिटिंग को बैठानी ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड बोला गया है कि इफ़ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल,
मान लेते हैं लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दिए कि भाई इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए इस बिल में, एंड देन हम इसको पास करवा देंगे। बट मान लेते हैं लोकसभा को अमेंडमेंट्स पसंद नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें ये सब चेंजेस नहीं करेंगे। तो अमेंडमेंट्स को कहीं ना कहीं फिर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो दोनों हाउसेस के बीच में वो पास नहीं हो पाएगा। अगर वो बिल पास नहीं हो रहा इट मीन्स डेडलॉक क्रिएट हो गया। डेडलॉक के केस में फिर आपको जॉइंट सिटिंग बिठानी पड़ेगी। थर्ड है कि इफ़ मोर देन 6 months हैव बीन लैप्स फॉर द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल है, उस केस में मान लेते हैं कि लोकसभा से पास हुआ पर राज्यसभा के पास वो बिल अटका रह गया, तो जो मैक्सिमम विंडो पीरियड है यहाँ पे 6 मंथ की दे रखे हैं। 6 महीने तक आप उस बिल में, आप 6 महीने के अंदर आपको उस बिल को पास करवाना है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में माना जाएगा कि एक डेडलॉक क्रिएट हो गया दोनों हाउसेस के बीच में, एंड फिर उस समय जो प्रेसिडेंट समन करके जॉइंट सिटिंग को फिर उसे पास करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो था ऑर्डिनरी बिल के केस में हो सकता है, मतलब डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल के केस में भी हो सकता है। फाइनेंशियल बिल 1 हो गया, फाइनेंशियल बिल 2 हो गया, इस केस में डेडलॉक क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, बट जो मनी बिल है वहाँ पे हमने देखने को मिला था कि मनी बिल में एक 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन के टाइम के अंदर कहीं ना कहीं राज्यसभा को एक्शन लेना पड़ता है कि उस बिल को पास करवाना है या फिर किस तरीके से उसमें एक्शन लेना है। ठीक है, बट हमें ये भी पता है कि जो हमारा राज्यसभा है वो 14 दिन के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो अल्टीमेटली माना जाएगा कि वो लोकसभा से भी पास हो चुका है, मतलब दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। ठीक है, तो यानी मनी बिल के केस में तो आपका डेडलॉक कुछ हो नहीं सकता, कुछ जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। पर जो आपका ऑर्डिनरी बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल 1 है, फाइनेंशियल बिल 2 है, उस केस में अगर मान लेते हैं इस तरीके से 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया उस बिल को, दूसरे हाउस में पड़ा हुआ है वो बिल, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है कोशिश करेंगे कि सम्मन किया जाए जॉइंट सिटिंग को और फिर जॉइंट सिटिंग के थ्रू उससे पास कर दिया जाए। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हो सकता है और डेडलॉक केस में जॉइंट सिटिंग को बैठाया जा सकता है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन तीनों सिचुएशंस में जो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सम्मन करेंगे दोनों हाउसेस को कि वो मीट करे, जॉइंट सिटिंग हो, ताकि उस पे वोटिंग करके सब लोग वहाँ पे वोटिंग करके किसी तरीके से उस बिल को पास करवा दें। इट मस्ट बी नोटेड हेयर दैट द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल, यानी जो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो आपको ऑर्डिनरी बिल में देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल बिल में ओनली एंड नॉट ओनली टू द मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो मनी बिल है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इन दोनों बिल्स के केसेस में आपको जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज मनी बिल में आप देख सकते हो कि जो भी मैटर्स आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। उस केस में अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में पावर है कि लोकसभा उसे इंट्रोड्यूस कर रही है, देन राज्यसभा में उसे भेजा जा रहा है, पर राज्यसभा किस तरीके से उस बिल को रिजेक्ट कर रहा है या फिर डेडलॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उस ऐसे फिजिकल मैटर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जल्दी से जल्दी उस बिल को पास करवाना ज़रूर, ताकि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पैसा आ सके या फिर कुछ भी ऐसा काम वो करना चाहती है वो कर सके। ठीक है, तो कोशिश ये की जाती है कि उस समय मनी बिल के केस में लोकसभा जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है उनके पास ज़्यादा पावर हो, सो दैट अगर राज्यसभा अगर मान लो किसी कारणवश अगर उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है या फिर उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करे, जो कि उसके पास पावर नहीं है रिजेक्ट करने की और अमेंड करने की, बट फिर भी अगर मान लेते अगर ऐसे पावर दी जाती तो उस केस में काफ़ी मुश्किल हो जाता कि गवर्नमेंट अच्छे से फिजिकल मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर सके या फिर अपने लिए कोई भी लॉ ऐसा बना सके जिसके थ्रू वो मनी को अरेंज कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काफ़ी सोच विचार करके ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है कि अगर मान लेते हैं मनी बिल जैसे केसेस में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर लोकसभा को देनी ज़रूरी है, इन केस अगर राज्यसभा भी उस बिल को पास नहीं करता है, 14 दिन से ज़्यादा उसने उसको रख लिया है, तो माना ये जाएगा कि राज्यसभा से भी बिल पास हो चुका है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने जब चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 10 लक्ष्मीकांत का, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिल होते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक प्रोविजन अमेंड करने जा रहे हो तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप दोनों हाउसेस से सेपरेटली उसको पास करवाओ। ठीक है, ये नहीं कि एक हाउस ने कर दिया दूसरे हाउस ने नहीं किया या फिर दूसरे हाउस ने कर दिया किसी एक ने नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और डेडलॉक तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, एंड जॉइंट सिटिंग करवा के कहीं ना कहीं आप किस तरीके से मेजॉरिटी ला के उसको पास कर दोगे ये भी सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों हाउसेस की रजामंदी होनी चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखने को मिली कि जॉइंट सिटिंग दोनों केस में यानी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केसेस में आप करवा नहीं सकते। नेक्स्ट अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो 6 महीने का टाइम यहाँ पे बोला गया है कि इन केस अगर मान लेते हैं 6 मंथ तक मतलब किसी हाउस में बिल रह जाता है तो उस केस में उसको जॉइंट सिटिंग बुलानी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 6 मंथ का टाइम है उसे कैलकुलेट किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो द पीरियड ऑफ 6 मंथ नो अकाउंट कैन बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द अदर हाउस टू विच द बिल हैज़ बिन सेंट इज प्रोरोग्ड और एडजर्न फॉर मोर देन 4 consecutive डेज। यानी कि मान लेते किसी एक हाउस से बिल पास हो गया, तो लोकसभा से मान लेते बिल पास हो गया, राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा का मान लेते जैसे हम जानते हैं साल में 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, तो हर एक सेशन में मान लो कि अपना टाइम पीरियड होता है, नॉर्मल सेशन हुआ एंड सेशन को एंड करने के लिए जैसे कि हमने देखा था प्रोरोग कर दिया जाता है,
या फिर कई बार जो होते हैं उस हाउस के जो भी चेयरमैन है या फिर स्पीकर है उसको एडजॉर्न कर देते हैं। तो जब भी आप हाउस को प्रोरोग कर रहे हो या फिर हाउस का कोई सेशन उसको प्रोरोग कर रहे हो, एडजॉर्न कर रहे हो फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डे, यानी 4 दिन से ज़्यादा का अगर आप उसको प्रोरोग कर रहे हो सेशन को, तो उस केस में वो जो 4 दिन है वो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं 6 महीने के टाइम पे। यानी वो जो 4 दिन होगा वो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जिस भी दिन वो हाउस फिर मिल रहा है, फिर मिलने के बाद उसकी सिटिंग हो रही है, नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो दिन जो है आपको काउंट करने हैं 6 महीने के अंदर। बिकॉज माना ही जाएगा कि जो सेकंड हाउस था उसने इतने इतने दिन मिला और इतने इतने दिन मिलने के बाद 6 महीने पूरे हो गए, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब नॉर्मली हाउस मिल रहा है, रोज़ बैठ रहा है, सिटिंग हो रही है, सारे के सारे प्रोसीजर्स चल रहे हैं, बट उस बिल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, उस बिल के बारे में कोई क्या मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर रिजेक्ट किया, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो उस टाइम पीरियड को 6 महीने के टाइम पीरियड में इंक्लूड किया जाएगा। बट अगर मान लेते हैं वो हाउस 4 दिन या 4 दिन से ज़्यादा मतलब एक तरह से एडजॉर्न कर दिया गया, हाउस मिल ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा, तो आप उस दिन को काउंट ही नहीं करोगे। बिकॉज जब वो हाउस एडजॉर्न हो रखा है तो कोई सिटिंग नहीं हो रही, कोई मीटिंग्स नहीं कर रहे वहाँ पे बैठ के, कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, तो वो दिन आप काउंट नहीं कर सकते 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो बिल है अंडर डिस्प्यूट हैज़ ऑलरेडी लैप्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, नो जॉइंट सिटिंग कैन बी समन्ड। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जो बिल है, ठीक है, लोकसभा लेके आई और लोकसभा के लाने के बाद मान लेते हैं लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो डिसॉल्व होने के बाद वो बिल जो है लैप्स मान लिया जाएगा और उस केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। बिकॉज क्यों, बिल आया, ठीक है, बिल मान लेते हैं आया, उसके बाद तुरंत लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो तुरंत डिसॉल्व हो गई है तो आप कैसे फिर जॉइंट सिटिंग करवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब नई लोकसभा चुन के आएगी तो वो उस बिल को फ्रेशली हैंडल करेगी या फिर अपने आप से नए बिल लेके आएगी, तो वो उनके ऊपर है। अब बिल कब कब लैप्स होता है, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, और कब लैप्स नहीं होता, वो सारे के सारे प्रोविजंस हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में ही इसको देखे हैं। जो हमारी पुरानी वीडियोस है उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो वो कंडीशंस कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। बट यहाँ पे बोला गया है कि द जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन सच अ सिटिंग एज द बिल डज नॉट लैप्स इन दिस केस। यानी कि अगर मान लेते हैं कि बिल जब इंट्रोड्यूस करने के बाद कहीं ना कहीं उस पर जो भी बातचीत हुई होगी, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो डिसॉल्व होने के बाद कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, तो करेक्ट है। बट अगर मान लेते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों हाउसेस के पास गया होगा, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस के पास गया होगा, दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया होगा, तो उस केस में प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई अब इस पर जॉइंट सिटिंग बैठने वाली है। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस चीज़ को नोटिफाई किया कि अब हम जॉइंट सिटिंग बैठाएंगे, बट जॉइंट सिटिंग बिठाने से मतलब ऑब्वियसली नोटिफाई तो कर दिया पर बैठी अभी नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई करने के बाद तुरंत जो है लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में जो है माना जाएगा कि वो जो बिल है लैप्स नहीं हुआ है। जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी तो फर्दर आने के बाद तुरंत जो है वहाँ पे जॉइंट सिटिंग बिठाई जाएगी उस बिल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन कर दिया गया है, उन्होंने नोटिफाई कर दिया गया जॉइंट सिटिंग करनी है, बट जॉइंट सिटिंग हो नहीं पाई क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी तो तब वहाँ पर जॉइंट सिटिंग बिठाई जाएगी। ठीक है, after the president notify his intention to summon a joint sitting of the two houses, none of the house can proceed further with the bill। ठीक है, तब तक उसको प्रोसीड नहीं कर सकता। देन आपको देखने को मिलेगा जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, प्रिजाइड करते हैं ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज एंड द डिप्टी स्पीकर इफ़ इन द केस द स्पीकर इज एब्सेंट। यानी अगर मान लेते हैं हम, नॉर्मली देखा जाता है कि जो जॉइंट सिटिंग है उसका स्पीकर ही हमारे मतलब बेसिकली चेयर करते हैं, वही उन्हें प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को। बट इन केस हमारे स्पीकर एब्सेंट है, याद रखना एब्सेंट नॉट वेकेंट। ठीक है, तो एब्सेंट और वेकेंट के केस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो अगर हमारे स्पीकर एब्सेंट है तब हमारे डिप्टी स्पीकर जो है प्रिसाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग को। अगर मान लेते हैं जो डिप्टी स्पीकर है इज ऑल्सो एब्सेंट, अगर मान लो वो भी एब्सेंट है फ्रॉम अ जॉइंट सिटिंग से, तो जो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा होंगे वो प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कौन है, हमारे स्पीकर लोकसभा के, अगर वो एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, अगर वो भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो प्रिसाइड करेंगे। इफ़ ही इज़ ऑल्सो एब्सेंट तो सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ जॉइंट सिटिंग। यानी जो भी जॉइंट सिटिंग के टाइम पे दोनों हाउसेस के जो भी मेंबर बैठे हैं उनमें से किसी एक मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए बोल दिया जाएगा। preside over the meeting। ठीक है, it is clear that the chairman of Rajya Sabha does not preside over a joint sitting as he is not a member of either house of parliament। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का जो ऑप्शन है सिर्फ स्पीकर को मिल रहा है, स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर को, फिर डिप्टी स्पीकर के बाद डिप्टी चेयरमैन को। चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा का उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, बिकॉज चेयरमैन जो है ना ही लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के मेंबर है, इसलिए वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते। चेयरमैन जो होते हैं सिर्फ राज्यसभा की जो हाउस होता है सिर्फ उसको ही प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो कोरम होता है, यानी एक तरह से इतने मेंबर्स कम से कम हमने देखा है कोरम के लिए 110 मेंबर की जरूरत होती है। तो कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टू हाउसेस। ठीक है, तो यानी जॉइंट सिटिंग हो रही है तो दोनों हाउसेस के जो भी टोटल मेंबर्स आते हैं उनका 1/10 कम से कम उस जॉइंट सिटिंग में होना चाहिए, उतने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो कोरम कंप्लीट माना जाएगा और तभी प्रोसीडिंग जो है आगे स्टार्ट की जाएंगी। अगर कोरम नहीं है तो फिर जॉइंट सिटिंग होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जॉइंट सिटिंग में भी आपको इसलिए बिठा रहे हो ताकि आप उस बिल को पास करवा पाए। अगर मान लो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतने लोग नहीं है जो उस
बिल को पास करवा पाए। जॉइंट सिटिंग करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए कोशिश की जाती है कि जब पूरा का पूरा कोरम कंप्लीट हो जाए, उतने लोग प्रेजेंट हो, मिनिमम स्ट्रेंथ प्रेजेंट हो, तभी जाके जॉइंट सिटिंग को स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो जॉइंट सिटिंग है उसे गवर्न किया जाता है बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ द राज्यसभा। तो जिस तरीके से देखने को मिलता है, हर एक हाउस के अपने अपने रूल्स होते हैं, पर जॉइंट सिटिंग में जो रूल्स होंगे, जिस तरीके से जिस रूल्स में बेसिकली कहीं ना कहीं मेंशन किया जाएगा कि किस तरीके से जॉइंट सिटिंग को कंडक्ट करवाना है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कैसे कैसे प्रोसीजर होगा, वो रूल्स जो है कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर लिखे हुए हैं, एंड उन्हीं रूल्स को बेसिकली फॉलो किया जाएगा, ना कि राज्यसभा के अंदर जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द बिल इज डिस्प्यूट इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस। ठीक है, यानी कि अब दोनों हाउसेस के बीच में भले हमने जॉइंट सिटिंग बिठा दी, बट जॉइंट सिटिंग में भी कैसे किस तरीके की मेजॉरिटी आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी डिस्प्यूटेड बिल था उसके ऊपर अगर मान लेते हैं कि जो मेजॉरिटी है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउस, यानी जो लोकसभा के मेंबर्स हैं टोटल और राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका भी अगर टोटल मिला दिया जाए, उन मेंबर्स का उस समय जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होगी उसका मेजॉरिटी बेसिकली होना ज़रूरी है, और वो मेजॉरिटी कहीं ना कहीं अगर मिल जाएगी उस बिल के ऊपर तो उसको पास मान लिया जाएगा दोनों हाउसेस से। नॉर्मली द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर ऑफ विन्स बेटर इन द जॉइंट सिटिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोकसभा है उसमें 545 सीट्स हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा जिसमें आई थिंक 250 या 245 सीट्स है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो लोकसभा के पास ऑलरेडी काफ़ी सीट्स है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो मतलब विन कर जाते हैं इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग जब होती है। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जॉइंट सिटिंग करने से बिल जो है पास हो जाता है आराम से। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड दैट एट अ जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रोसीड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। ठीक है, बिकॉज अगर आपने पहले हाउस ने बिल को पास किया होगा, सेकंड हाउस में किया होगा, उसने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए होंगे, तो मान लेते हैं फर्स्ट हाउस ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इसी के कारण जो डेडलॉक क्रिएट हो गया। अब डेडलॉक को सॉल्व करने के जॉइंट सिटिंग बिठा रहे हैं, तो नॉर्मली ये होना चाहिए था कि किसी तरीके से उस बिल को पास कर दें। तो वही वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि न्यू अमेंडमेंट्स जो इस बिल में प्रपोज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 केसेस आपको एक्सेप्शन में देखने को मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि जो भी अमेंडमेंट्स पहले कर दी गई है जॉइंट सिटिंग से पहले, चाहे लोकसभा में की हो या फिर राज्यसभा में की हो, उसी अमेंडमेंट्स को ही रखा जाएगा। जॉइंट सिटिंग के दौरान आपको कोई भी न्यू अमेंडमेंट्स लेके नहीं आनी है। बट अगर मान लेते हैं सिर्फ ऐसे 2 केसेस है जहाँ पे आप जॉइंट सिटिंग के दौरान अमेंडमेंट्स को लेके आ सकते हो, वो एक्सेप्शनल केस है, वो भी 2 ही केस हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जॉइंट सिटिंग के दौरान अमेंडमेंट्स किया जा सकता है। पहला केस क्या है कि दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेस, यानी कि अगर मान लेते हैं कि फाइनल डिसएग्रीमेंट हो रहा है दोनों हाउसेस के बीच में। ठीक है, उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो मान लो लोकसभा चाहती है कि भाई ये फैक्टर होना चाहिए, राज्यसभा चाहती है ये फैक्टर होना चाहिए, तो अगर मान लेते हैं ना लोकसभा की ज़्यादा हो ना राज्यसभा की मतलब ज़्यादा हो, कुछ एक मिडल पाथ यहाँ पे चूज़ कर लिया जाए। बट वो मिडल पाथ कैसे आएगा, कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा कुछ क्लॉजेस में। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रही है जहाँ पे दोनों हाउसेस में जॉइंट सिटिंग हो रही है, बट एक चीज़ की वजह से दोनों जो है फाइट कर रही हैं कि भाई ये चीज़ आप इंक्लूड करो, दूसरा कह रहा है वो चीज़ आप इंक्लूड करो, तो उस डिसएग्रीमेंट को, जो फाइनल डिसएग्रीमेंट कॉज हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करना है, तो आपको एक अमेंडमेंट नया लाना ही पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं जॉइंट सिटिंग के दौरान अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उस केस में आप अमेंडमेंट लेके आ सकते हो, और अमेंडमेंट ला के आप फाइनली उसको पास करवा सकते हो, बिकॉज जॉइंट सिटिंग का मेन पर्पज़ यही होना चाहिए कि पास करवाना है कैसे भी कैसे करके। ठीक है, सेकंड बोला जा रहा है कि दोज एग्रीमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पासेज ऑफ द बिल, यानी एक बिल को पास करवाने के लिए अगर मान लेते हैं कोई एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिले करवा रहा है कि मतलब उस बिल को पास होने नहीं दे रहा है, तो वो जिस भी कारणवश वो डिले हो रहा है वो बिल, तो उस चीज़ को आपको हटाना है तो नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, और नई चीज़ ऐड करने के लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा उस बिल में, तो आप उसमें अमेंड कर सकते हो। तो ये 2 केसेस थे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप अमेंड कर सकते हो ड्यूरिंग दी जॉइंट सिटिंग, अदरवाइज आप कोई भी न्यू अमेंडमेंट जॉइंट सिटिंग के दौरान आप नहीं लेके आ सकते। अब हम देखते हैं सिंस 1950 से द प्रोविजन रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस हैज़ बिन रिवोक्ड ओनली थ्राइस, यानी सिर्फ 1950 से लेके अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों हाउसेस के बीच में जो जॉइंट सिटिंग को बिठाई गई हो। तो पहला जो बिठाया गया था वो एक बिल आया था, डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960। तो 1960 में पहली बार जॉइंट सिटिंग हुई थी दोनों हाउसेस के बीच में। तो क्यों हुई थी यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा था, तो यहाँ पे जो लोकसभा थी वो एग्री नहीं हो रही थी उन अमेंडमेंट्स के लिए, जो अमेंडमेंट्स कहीं ना कहीं राज्यसभा ने पास करवाई थी, एंड राज्यसभा ने जो भी अमेंडमेंट्स बोली थी वो लोकसभा को पसंद नहीं आई, इसलिए वहाँ पे दोनों के बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है एंड इस बिल सेटेड। एंड देन बाद में इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बिल आई थी 6 मई 1961 में। ठीक है, ताकि ये जो डॉरी प्रोहिबिशन बिल है पास हो सके। सेकेंड टाइम जब जॉइंट सिटिंग हुई वो हुई थी 1977 में। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल आया था 1977 में। द बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा बट रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा से तो पास हो गया बट राज्यसभा ने उस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, तो उस केस में डेडलॉक क्रिएट हुआ एंड देन बाद में जॉइंट सिटिंग बुलाई गई 16 मई 1978 में।
थर्ड केस जो था जहाँ पे जॉइंट सिटिंग बुलाई गई वो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। इस केस में भी क्या हुआ, द बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा, बिकॉज ज़्यादातर जो बिल है वो लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है, बिकॉज रूलिंग पार्टी है तो उनको मतलब ऑब्वियसली क्योंकि रूलिंग पार्टी है तो जो भी वहाँ पे पब्लिक है उनके फ़ायदे के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कोई भी चेंज करना हो तो उसके रिलेटेड उन्हें बिल लाने ही पड़ते हैं, ठीक है, ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस बना सके, ठीक है। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि बिल पास हुआ लोकसभा से बट रिजेक्ट हो गया राज्यसभा में। तो उस केस में फिर जॉइंट सिटिंग बुलाई गई 26 मार्च 2002 में। द बिल वॉज पास्ड हो गया, फिर जॉइंट सिटिंग में 425 मेंबर्स ने वोट किया, उसके 296 उसके अगेंस्ट थी, बट क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बिल के फेवर में थे, उन्होंने वोट किया था, तो इस बिल को पास कर दिया गया जॉइंट सिटिंग के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि 1950 से लेकर अभी तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है। अब क्यों जॉइंट सिटिंग ज़्यादा नहीं करवाई जाती, बिकॉज कोशिश ये की जाती है कि जो भी बिल आ रहा है उसे तुरंत जो है बेसिकली पास करवा दो, ठीक है, बिकॉज जॉइंट सिटिंग तब हो सकती है जब 6 महीने का टाइम बीत गया हो। तो आप सोच सकते हो कि 6 मंथ का टाइम, यानी जो लोग अगर मान लेते किसी सेकंड हाउस ने मान लेते 6 महीने तक उस बिल में कोई भी एक्शन नहीं किया, कोई भी मतलब ना ही उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही, ठीक है। तो 6 महीने का वेट करने के बाद ही आप जो जॉइंट सिटिंग करवा सकते हो। अब 6 महीने अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बिकॉज ऑलरेडी साल में 3 सेशन होते हैं, ठीक है, और उन 3 सेशन में मान लेते 20-20 दिन का अगर मान लो सेशन हो रहे हैं तो 20-20 आप करोगे तो 6 महीने का टाइम आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा होता है। तो यानी करीबन 2 साल लग जाएंगे, मतलब लोकसभा कोई बिल लेके आई और 2 साल तक उस बिल में कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर जाके जॉइंट सिटिंग हो रही है, तो अपने आप में काफ़ी डिले हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास इतनी मेजॉरिटी हो कि वो लोकसभा से और साथ ही साथ राज्यसभा से भी जल्दी से बिल को पास करवा के उस बिल को एक्ट बना दें, ठीक है। तो ये 40 चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आगे की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।